नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर आई है, लेकिन खबर सात समुंदर पार, विदेशी खबर। ट्रंप साहब तो लगातार इस बात का क्रेडिट ले रहे हैं कि उन्होंने इजराइल और ईरान के बीच में सीज़ फायर करवाया। लेकिन क्या स्थिति सामान्य हुई? क्या आने वाले 1-2 महीने बाद यहाँ कोई विस्फोटक स्थिति हो सकती है? क्या 2 महीने के अंदर फिर से ईरान और इजराइल का युद्ध शुरू हो सकता है? कई ऐसे इंडिकेशंस मिल रहे हैं और खासकर पिछले 12 घंटे में 7 ब्लास्ट हुए हैं इज़राइल में। और इन ब्लास्ट का जितने विस्फोट हुए हैं, इसका पैटर्न यदि देखा जाए, तो फिर आशंका होती है कि ये विस्फोट हुए हैं या करवाए गए हैं। जब मैं एक तरह से इस चीज़ों को देखता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। ईरान के कई शहरों में एक साथ हुए रहस्यमयी धमाकों ने तनाव बढ़ा दिया। ईरान ने गैस लीक का दावा किया है, लेकिन धमाकों का पैटर्न और इज़राइल का सोशल मीडिया पोस्ट कुछ और इशारा कर रहा है। ये धमाके न्यूक्लियर साइट्स और मिलिट्री बेस के पास हुए, जिससे इज़राइल पर शक गहरा रहा है। ईरान के कई शहरों में एक ही दिन, एक ही साथ धमाके हुए। कुछ शहर ऐसे हैं जहां ईरान के परमाणु संयंत्र है। रिपोर्ट है कि कुछ जगह पर ईरान को अपने डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट भी करना पड़ा। धमाके एक पैटर्न में हुए। हालांकि ईरान ने सबसे पहले धमाके का कारण गैस लीक बताया था, लेकिन फिर धमाके के बाद इजराइल ने फारसी में सोशल मीडिया पे पोस्ट किया। इसमें एक रहस्यमयी धमाकों का पूरा मामला संदेह भरे नजर आने लगा है। अब इसके पीछे क्या कारण, दोनों देश क्या बता रहे हैं? इसके पहले धमाका ईरान के कोमा शहर में हुआ। इस धमाके में एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स तबाह हो गया। ईरान ने कहा कि कोम में हुए धमाकों की वजह गैस रिसाव है। कोम के साथ-साथ ईरान के दूसरे शहरों में धमाकों की रिपोर्ट और तस्वीरें आने लगी। तेहरान के खतम अली बिया में आग लगी। मशहाद के एक अपार्टमेंट में धमाके के बाद आग लग गई। तबरीज़ में धमाके के बाद ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करना पड़ा। तबरीज़ के बाद कर्ज में धमाके हुए, आग लग गई। धमाकों का सिलसिला ईरान में चल निकला। ईरान ने कोम धमाके का कारण गैस रिसाव बताया। इस बयान के बाद ही इजराइल के विदेश मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि क्या ये बेहतर नहीं होता, ईरान दिवालिया आतंकी संगठनों को करोड़ों डॉलर देने के बजाय अपनी गैस पाइपलाइन का मरम्मत कर लेता। पिछले महीने हुए युद्ध विराम के बाद ईरान में आग और विस्फोट की घटनाएं लगातार जारी है। ईरान ने इस धमाकों को गैस लाइन के लिए जिम्मेदार ठहराया, लेकिन कोम धमाके के कुछ घंटों बाद ही पश्चिमी तेहरान में खत्म अली अनबिया अपार्टमेंट में आग लग गई। यहाँ रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी का यानी आर्मी का मुख्यालय है, निर्माण मुख्यालय है। ये आईआरजीसी के मुख्य इंजीनियरिंग की निर्माण शाखा है। बीते सप्ताह में ईरान आर्म फोर्सेस के जुडिशियल विंग में आग लग गई। तेहरान में इसके पीछे भी गैस रिसाव की बात बताई। कुछ घंटों के बाद ईरान ने आईआरजीसी के पूर्व कमांडर अली तैयब की मौत का ऐलान किया। यानी ईरान में आग लगने की घटनाएं और धमाके वहीं हो रहे हैं जहां ईरानी आर्म फोर्सेस और आईआरजीसी के ठिकाने हैं। इसलिए शक गहराया जाता है कि क्या ये किसी का कवर्ट ऑपरेशन तो नहीं। अब इसके पहले भी अ, मोसाद कई जगह पे, मतलब जो नेतन्याहू है, इन्होंने पहले ही ये बोल दिया था कि मोसाद हमारा पिछले कई सालों से ईरान में ऑपरेट कर रहा है। अब जिन धमाकों में सेना के कमांडर मारे जाते हैं, मोसाद के एजेंट खमेनेई को निशाना बनाने की फिराक में है। कवर्ट ऑपरेशन चलाने में ईरान और इजरायल दोनों की गोपनीयता बरतते नजर आ रहे हैं। लेकिन ईरान में मोसाद का ऑपरेशन साफ नजर आ रहा है। ईरान के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी पहली बार मान लिया है कि मोसाद लंबे समय से ईरान में ऑपरेशन चला रहा है। अमेरिका मीडिया से बातचीत में नेतन्याहू ने कहा था कि युद्ध शुरू होने से बरसों पहले इजराइल ने ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। अगर ईरान पर ऐसे हमले नहीं होते तो वो साल भर में परमाणु बंद बना लेता। साफ है कि ईरान में फिलहाल जो धमाके हो रहे हैं, उनके पीछे भी इजराइल है। दुर्घटना नजर आने वाले धमाके इसलिए एक पैटर्न में हो रहे हैं और उनका टारगेट डिफेंस फोर्सेस ही है। ये जो सामने दिखाई देता है और ये कोवर्ट ऑपरेशन है, ये वो 400 केजी रिफाइंड यूरेनियम कहाँ है? और फिर ईरान का ये कहना कि हम डिफेंस का वो हमारा परमाणु संयंत्र हमारे चलते रहेंगे और हमारे कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे। इंटरनेशनल एजेंसी को अपने यहाँ अब उन्होंने
जो निगरानी की परमिशन थी वो रद्द कर दी, उनको बाहर भेज दिया देश से। इससे अब ये करीब-करीब तय हुआ, इसके पहले रशिया ने भी कहा था कि ईरान को एटॉमिक वेपन तैयार करने में टाइम नहीं लगेगा, लगे तो उनके मित्र देश भी उन्हें दे सकते हैं। जब ऐसी स्थिति हो गई, तो क्या ये आग लगने वाली बात एक कवर्ट ऑपरेशन तो नहीं है? सितंबर में दोबारा क्या हमला होगा, मैं जो आशंका बता रहा था, संकेत बहुत मिल रहे हैं। संकेत ये है कि ईरान और इज़राइल की ओर से सितंबर में ईरान पे हमले की शंका बढ़ रही है। अमेरिकी समय सीमा इज़राइल को चेतावनी और भारत की ओर से ईरान में जो भारतीय नागरिक है, उसको भारत वापस जाने के जो संकेत मिल रहे हैं, इससे तो लगता है कि फिर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। मध्य पूर्व में एक बार फिर ये जंग हो सकती है क्या? इस बार निशाने पे फिर ईरान होगा। संकेत साफ है कि ईरान पर सितंबर में फिर से बड़ा सैन्य हमला हो सकता है। हालात का जायज़ा ले तो 3 अहम घटनाएँ इसके तरफ इशारा करती है। कौन-सी 3 अहम घटनाएँ हैं? एक घटना है पाकिस्तान की अगस्त डेडलाइन। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबिया ने ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के विदेश मंत्रियों के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल की है। और इस बातचीत के बाद यह तय हुआ, ईरान को अगस्त के आखिर तक समय दिया जाएगा, या तो डील करो या परिणाम भोगो। यानी ईरान के लिए अभी आखिरी मौका है, ईरान को अमेरिका की शर्तों पे झुकना होगा, जिस जिसमें उनको ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर सख्त नियंत्रण शामिल है। अमेरिका शर्त नहीं मानने पर हमला करेगा। दूसरी बात, ईरान बात करना चाहता है लेकिन अमेरिका को जल्दी नहीं। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन लौटते हुए प्रेस से बातचीत में कहा था, ईरान बात करना चाहता है लेकिन हमें कोई जल्दी नहीं। यह बात जितनी साधारण लगती है उतनी गहरी है। ट्रंप का साफ इशारा है कि अगर ईरान अमेरिका के दरवाजे पे नहीं आता, तो अमेरिका उसके दरवाजे पे अपने तरीके से पहुंचेगा। यह कोई जल्दी नहीं है, असल में रणनीतिक चेतावनी है, जिसे शिकार शांति से बैठा हो और निशाना तय हो चुका हो। तीसरा जो खबर जो आई है कि तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने मंगलवार को अपनी नई एडवाइजरी जारी की। इसमें ईरान में मौजूदा भारतीयों को जल्द से जल्द बाहर निकालने की सलाह दी है। इजराइल ईरान के बीच जून में हुई जंग के दौरान भारत ने दोनों मुल्कों से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया था। दूसरे देश भी ईरान से अपने नागरिकों को जाने के लिए कह रहे हैं। जमीनी हालत, खुफिया सूचना, सैन्य तैयारियां, राजनीतिक बयानबाजी, ये सभी एक तरफी इशारा कर रहे हैं कि अब ईरान और इजराइल के बीच में फिर से युद्ध हो सकता है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने 11 जुलाई को दुनिया में चौंकाते हुए कहा था, ईरान के पास 60 दिन है, वरना हम इजरायली तरीके से एक्शन लेंगे। अब सोचिए, 11 जुलाई से 60 दिन आगे सितंबर की शुरुआत में, यानी अमेरिका और इजराइल दोनों ने लगभग एक ही समय सीमा तय की है। यदि अगस्त अंत तक ईरान अमेरिका के दरवाजे पे नहीं पहुंचा, तो फिर अमेरिका और इजराइल मिलकर हमला करेंगे, या इजराइल शुरुआत करेगा, अमेरिका साथ देगा। बाकी नाटो के देश भी क्या साथ जुड़ेंगे? क्या एक बड़े युद्ध की ओर इशारा करते हैं? और ये जो 60 दिन की जो घड़ी लगा के रखी है, इसी के चलते लगातार रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, क्या ये भी ईरान का साथ देंगे? ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पे जोरों-शोरों से काम शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ ईरान अभी अपने मिसाइल पे भी काम कर रहा है। ईरान से जो लगातार खबरें आ रही है कि जो ईरान ने मिसाइलें यूज़ की थी पिछले इज़राइल युद्ध में, वो बहुत ही जो कम थी, और सही जो मिसाइल्स है, इससे बड़ी मार करने वाली, अब भी वो उन्होंने अपनी निकाले नहीं, तरकश में बहुत सारे तीर हैं। इज़राइल ने भी पहली बार ईरान से युद्ध में अपना नुकसान करवाया। इससे कहीं न कहीं इज़राइल अमेरिका के दरवाजे पे भागा, अमेरिका को लगातार प्रयास करना पड़ा कि ये इज़राइल और इसकी युद्धबंदी हो। नहीं हो रही थी सीज़फायर, तो उसके बाद बंकर बम का यूज़ किया गया। बंकर बम के बाद भी जब अमेरिका के सैन्य बेस पे हमला हुआ, उनका कम्युनिकेशन डोम नष्ट कर दिया गया। उसके बाद भी अमेरिका चुप रहा, क्योंकि अमेरिका भी तुरंत शांति चाहता था। क्योंकि ईरान के लिए अभी नहीं तो कभी नहीं की बात थी, और इज़राइल के देश के अंदर ही लोग सरकार के खिलाफ उग्र हो रहे थे, क्योंकि सरकार ने जो उनको आयरन डोम का सपना दिया था, वो ईरान के मिसाइलों ने ध्वस्त कर दिया था। कुल मिलाकर ईरान और इज़राइल की युद्ध की जो घड़ी है, वो टिक-टिक करते हुए चल रही है, और क्या सितंबर में फिर से युद्ध शुरू होगा, और तब तक क्या ये ऐसे ही विस्फोट होते रहेंगे? कवर्ट ऑपरेशन मोसाद का चलता रहेगा, या ईरान इसका भी कुछ रिटेलिएशन करेगा? कई सवाल है, इसमें से देखता हूँ तो मैं कई चीज़ें सामने दिखाई देती हैं। लेकिन फिर
हम भी चाहते हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए। युद्ध तो 2 देशों का ईगो होता है, लेकिन उसके बाद नुकसान जो होता है, वो आम नागरिक का होता है। उस नुकसान का कोई सानी नहीं। ये हमने हमास और उसके बीच में देखा। भारत-पाकिस्तान के बीच में भी जो हुआ, उसमें कम से कम अपने बॉर्डर पे 30 से ज़्यादा लोग मारे गए, बॉर्डर के गाँव के लोग। उनका कोई दोष नहीं था। 2 देशों में टकराव हुआ और उसका खामियाज़ा उन लोगों को भुगतना पड़ा। ये बात अलग है कि बॉर्डर पे रहने वाले लोग हमेशा अपने सीने पे गोली झेलने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन इसके मायने नहीं कि गोलियाँ उनके सीने पे ही लगे। कई जगह, कई युद्ध के बाद हम देखते देखते हैं कि युद्ध के बाद विनाश ही विनाश दिखता है। किसी की किसी का विनाश ज़्यादा होता है, किसी का कम। इस बार ईरान और इज़राइल के युद्ध में भी ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन इज़राइल जो कभी नुकसान उसने देखा नहीं, बहुत बुरी तरह से इस बार ईरान को इज़राइल को भी मार खानी पड़ी। कुल मिलाकर सितंबर का महीना है, देखते हैं इसके बीच में बाकी विश्व के देश क्या कुछ बीच में बातचीत होती है? क्या ईरान वाक़ई अमेरिका के पास जाता है? या उसके पहले ईरान परमाणु विस्फोट कर परमाणु के लॉबी में प्रवेश करता है? कई चीज़ें हैं, देखते हैं जैसी खबरें आएगी आपके साथ साझा करूँगा। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।